देखिए, तो ये देसी शब्द जो होंगे मतलब ऐसे शब्द जो किसी भी भाषा, हम नहीं जानते किस भाषा के हैं वो, मतलब ऐसे शब्द आप समझिए पहले ध्यान से, हम फिर से उसी फ्लो में आते हैं। तो देखिए, देशज का मतलब है जो देश में जन्म ले, पर ये वास्तविक तौर पर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इसके शब्दार्थ में जाओगे तो इसका शब्दार्थ तो यही है कि देश में जन्म ले, पर देश में जन्म ले नहीं होगा। होगा क्या, जो 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 जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो किस भाषा के हैं, अर्थात जिन शब्दों के उत्पत्ति का हमें वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो लिखो छोटी सी परिभाषा देशज या देसी शब्दों की, याद रखेंगे, देशज या देसी शब्दों की परिभाषा लिखिए। लिखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का वास्तविक ज्ञान ना हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का वास्तविक ज्ञान ना हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, देखिए, आप लोग जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, किन्हीं कारणों से फिर से एक बार लाइव जो है वो कट हुआ है, तो उसका सुविधा के लिए हमें खेद है, पर अब जहां से क्लास हमने रोकी थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो उधर लाइव वाली क्लास मिली है, उसके बाद आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं जितने भी टाइम, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, जिन शब्दों के उत्पत्ति का हमें वास्तविक ज्ञान ना हो, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं, कुछ शब्द हम इसमें देख लेते हैं, जैसे लोटा, जैसे डिब्बा, जैसे ढक्कन, जैसे झुरमुट, जैसे ठेठ, जैसे ठाठ, ठीक है। और जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे खिड़की, जैसे पल्ला, जैसे हम कह सकते हैं तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ है, क्या बता रहे हो, शेर नहीं, शेर सिंह का होता है। और क्या बोल रहे हैं, चेला, हां, नहीं, और भी होता है, जैसे हम और कह सकते हैं, जैसे हमने झुरमुट लिखा है, जैसे झंझट आदि। हम शब्द बहुत सारे लिखवाएंगे आपको, पर अभी आप समझ लीजिए, ये जो शब्द हमने आपके सामने लिखे हैं, ये जितने भी शब्द हैं, इनमें आप ये कहां से आए, किस भाषा से आए, हम नहीं जानते, है ना। आप नहीं कह सकते हो कि डिब्बा हिंदी का शब्द है, या डिब्बा बाहरी फारसी भाषा का शब्द है, या फिर अरबी का शब्द है, हम नहीं जानते, है ना। तो जिन शब्दों के बारे में हम नहीं जानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं या देसी शब्द कहते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है, एक बार फिर समझ लीजिए कि ऐसे शब्द जिनके बारे में हमको नहीं पता कि वो किस भाषा के हैं, उनको हम देसी या देशज शब्द कहते हैं। अच्छा, आप लोग बार बार सोच रहे होंगे, गुरुजी बार बार आप ये क्यों कह रहे हो, बार बार एक ही परिभाषा रिपीट किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह है एक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली परीक्षा में कि देशज शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आप अब उसमें शब्द थोड़ी ना पूछे हैं, उसमें 4 परिभाषाएं दे रखी, वे शब्द जिन्होंने देश में जन्म लिया है, ठीक है, पहला ऑप्शन देगा वे शब्द जो देसी होते हैं, तीसरा देगा वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें वास्तविक पता नहीं है, चौथा देगा वे शब्द जो बाहर से आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको तुरंत बताना है कि जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता है, कहां के हैं, वो देशज हो जाएंगे। क्लियर, इनके बारे में हम ठीक ठाक शब्दकोश पढ़ेंगे, अभी हम आप समझ लीजिए, जैसे लोटा है, डिब्बा है, ढक्कन है, झुरमुट है, ये ढक्कन है, सॉरी टक्कन लिखा हुआ है, ढक्कन, ठीक है, ठेठ है, ठाठ है, खिड़की, पल्ला, तेंदुआ, ठीक है, चेला, झंझट आदि है, बहुत सारे शब्द और भी, पर इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देशज समझ में आ गया, तो तत्सम तद्भव से कैसे अलग है देशज, ये भी क्लियर हो गया, समझ में आया। तत्सम संस्कृत भाषा के वैसे ही हिंदी में प्रयोग, तद्भव संस्कृत भाषा के पर परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग, और देशज वे शब्द जिनका पता ही नहीं हमें कहां के। क्लियर, अब बढ़ते हैं हम विदेशी शब्दों की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डालो नंबर 4 पे, विदेशी शब्द, विदेशी या विदेशज, है ना,
विदेशज शब्द। विदेशी या विदेशज शब्द लिखिए। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा होगा कि गुरुजी ये शब्द आए कैसे, इनकी जरूरत क्या पड़ गई, है ना, आखिर ये शब्द हमारी हिंदी में कैसे आ गए। तो कोई मुझे बताएगा कैसे आए हिंदी में? किसी को पता है थोड़ा बहुत? देखिए, हमने कल वाली क्लास में आपको एक बात बताई थी, आपने सुनी भी होगी। हमने कल कहा था जैसे अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई, ट्रेन हमारे पास नहीं थी, तो अगर ट्रेन शब्द जो आया वो अंग्रेजी भाषा का ही तो होगा, जब हम जानते नहीं है, समझे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विदेश, जैसे आलू, आलू हमको नहीं पता था क्योंकि हम लोग आलू खाने वाले लोग थोड़े थे, है ना। आलू जो शब्द है वो कहां से आया है? पुर्तगाल से, है ना। जैसे काजू कहां से आया है? पुर्तगाल से, ठीक है। जैसे मशीन, अब मशीनें हमारे पास थी नहीं क्योंकि इतने हम हाईटेक नहीं थे। मशीनें जो लेकर आए हैं वो अंग्रेज लेकर आए हैं, कई मशीनें, तो उन्होंने हर कोई ना कोई मशीन को मशीन बोला, तो वो मशीन शब्द भी हम समझ पाए कि अंग्रेजी भाषा का है, समझे। तो ऐसे जो भी हमारे यहां आता गया, और आप जानते हो हमारे यहां शासन का एक लंबा दौर रहा है भाई, हम लोगों पर शासन करने का एक लंबा दौर रहा है। आप समझेंगे तो एक समय आता है जब 712 मोहम्मद बिन कासिम, अगर आपको याद हो, वो एक ऐसा पहला दौर था जहां से हमने धीरे धीरे अपने आप को एक गलत जगह पर, मतलब कुछ लोगों के हाथों में दे दिया, ये कह सकते हैं। जैसे आपको पता है पृथ्वीराज चौहान की हार, जिसमें कि जयचंद जैसे लोगों का खुद बड़ा बनाया खेल था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं थी। वो दरअसल विदेशी आक्रांताओं या विदेशी शासकों का भारत में राज करने का एक प्रवेश द्वार भी हो गया था, क्योंकि उनकी हार होना आप जानते हो, मोहम्मद गौरी हरा कर जाता है, और उसके बाद फिर आप जानते हो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको भारत के एक एक सूबे का सूबेदार कर दिया जाता है, बना जो भी हिस्सा होता है। और फिर अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम होता है इल्तुतमिश, फिर वो आता है और ये एक प्रथा शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे गुलाम वंश इतने बड़े स्तर पर आ जाता है कि आपने सुना होगा इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक है सबसे आखिरी, वो इतनी विशाल सेना होती है, लेकिन उसको भी हराने एक बाहरी व्यक्ति आता है जिसका नाम है बाबर, और बाबर उसको हराता है। बाबर एक नया वंश लेकर आता है, मुगल वंश, और फिर मुगल वंश को आप सब जानते हैं, आपने सबने पढ़ा है ना। तो मुगल वंश को हम एक लंबे दौर तक देखते हैं, और मुगल वंश जाता है तो हमारे पास नहीं आता शासन, मुगल वंश जाता है फिर अंग्रेजों के पास चला जाता है, और अंग्रेज तब से लेकर 1947 तक हम पर राज करते हैं। 1947 के बाद हमको एक तकलीफ, एक दंश, एक डंक बोल सकते हो, देकर जाते हैं, वो है पाकिस्तान, है ना। ये अंग्रेजों की देन है जो आज भारत पाकिस्तान दो हिस्से हैं, वरना शायद नहीं होते। सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम ये बाहरी लोगों ने किया, हम लोगों ने नहीं किया है। जो सांप्रदायिक हम लोग हुए, आपको पता होगा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको बहुत कायदे से पता होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते लोग आते रहे हमारे पास, और आपने सुना होगा अंग्रेज भी जब आए तो ऐसे नहीं आ गए डायरेक्ट, पहले पुर्तगाली आए, है ना। तो पुर्तगाली अगर लोग आए तो उन्होंने अपने कुछ शब्द दिए होंगे, नहीं दिए होंगे भाई। आप मुझे बताइए, गमला शब्द है पुर्तगाल का है, अब गमला शब्द हम लोग नहीं जानते, हम लोग अपना शब्द समझते थे। जैसे हमने कल आपको बोला था गिलास, हम लोग गिलास वाले थे ही नहीं, है ना, हम लोग अपना कुल्हड़ पात्र वगैरह थे हम लोगों के, और वो अच्छा भी था। आज प्लास्टिक के गिलास यूज कर रहे हो, कितना हम लोग खुद भी उसी माहौल में संलिप्त हो गए हैं। तो ये जितने लोग आते गए वो अलग अपने अपने भाषाओं के शब्द हम लोगों को देते गए, और दरअसल हिंदी ऐसी भाषा ही है जो शब्दों को गोद बहुत तेज लेती है। उसने कई सारी भाषाओं के शब्द गोद लिए, जैसे हम अंग्रेजी की बात करें, पुर्तगाली की बात करें, है ना, चीन की भाषा है, जापान है, कुछ जापान के भी शब्द हमारे पास जैसे रिक्शा वगैरह हैं।
ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा आप जानते हो सर्वाधिक शब्द अगर हमने लिए हैं तो अरबी और फारसी से लिए हैं। आगे हम इन शब्दों को अलग अलग क्रम में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझो, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं अमीर, है ना, अमीर लिखा, जैसे हमने लिखा, अच्छा परिभाषा तो इसकी लिख ली होगी, जैसे गरीब, जैसे हमने लिखा वफा, ये शब्द हमारे नहीं है। जैसे आप जाते हो कभी कचहरी वगैरह में, तहसील वगैरह में जाते हो तो वहां कहा जाता है कागजात लिखा होता है, वहां पर लगभग शब्द जो प्रयोग होते हैं वो अरबी फारसी के ही शब्द होते हैं। देखा होगा आपने, वकील हम कहते हैं, वकील भी तो जो है वो हमारा कहां का है, अरबी का ही तो है, वकील, सॉरी वकील है, ठीक है। कानून, ठीक है, कानून है। उसके अलावा हम और शब्द कहें तो इसके अलावा हम कह सकते हैं सुंदर बोल रहे हैं, खूबसूरत। अच्छा आपको पता है खूबसूरत और सुंदर में क्या अंतर है? किसी को पता है खूबसूरत और सुंदर में क्या अंतर है? कोई बताएगा? आप लोगों में से बताइए, लड़कियों में से बताएंगे, खूबसूरत और सुंदर में क्या अंतर? ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने का मुद्दा है। बताइए आप में से, अगर लड़कों में से वैसे आपको बता दे खूबसूरत और सुंदर में अंतर जो होता है। वैसे अगर हम एक शब्द पूछे, कितने, इतने सारे लोग बैठे हो तुम सब, इनमें से कितने लोग खूबसूरत होना चाहते हैं और कितने लोग सुंदर होना चाहते हैं? बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो खूबसूरत होना चाहते हैं? अब कुछ लोग बताए, जैसे कुछ लोग बोल रहे पहले गुरु जी अर्थ बता दीजिए फिर हम बताएं। ऐसे हम कैसे बता दें हम सुंदर होना चाहते हैं खूबसूरत होना चाहते हैं? अब पता नहीं इसका क्या लॉजिक हो। दरअसल सूरत का मतलब जानते हो क्या होता है? जो बाहरी आवरण है। तो अगर किसी की सूरत अच्छी है तो वो क्या है? खूबसूरत। जहां तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर जो हम बता रहे हैं। और सुंदर का मतलब होता है जिसका स्वभाव, व्यवहार, चरित्र, आचरण सब कुछ अच्छा हो, वो क्या है? सुंदर है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा महिलाएं सुंदरता की तरफ नहीं भागती हैं, खूबसूरती की तरफ भागती हैं। देखिए हम लैंगिक पूर्वाग्रह से बिल्कुल ग्रसित नहीं है, ना ही हम ऐसा कह रहे हैं नहीं महिलाएं खराब, ना बिल्कुल नहीं। पर आपने देखा होगा, अच्छा आपको बता दें महिलाएं ही नहीं अपितु पुरुष भी उस दौड़ में भाग रहे हैं आजकल। आपने देखा होगा पुरुष जाते हैं, मेंस पार्लर है उनके बने हुए, घंटों वहां समय देते हैं। और जबकि अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, सही बता रहे हैं आपको, अगर आप कभी वास्तविक तौर पर देखें तो आप याद रखें प्रकृति ने पुरुष को पैदा ही सुंदर किया है। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि प्रकृति ने महिला को सुंदर नहीं पैदा किया, ना, उसको भी सुंदर पैदा किया है, पुरुष को भी। आप किसी प्रकृति में जाइए, मतलब किसी प्रजाति में जाइए, वहां महिला से ज्यादा पुरुष सुंदर होता है। अब आप लोग कह रहे हो गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि महिलाएं सुंदर नहीं होती, बिल्कुल सुंदर होती हैं, पर कहीं ना कहीं पुरुष के अंदर महिला से अधिक सहन शक्ति होती है, पुरुष के अंदर महिला से ज्यादा गंभीरता होती है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो महिला के अंदर महिला से कहीं ज्यादा गंभीरता होती है। जैसे कोई बात हो गई घर में, किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो महिलाएं वो बात हजम नहीं कर पाती हैं और पुरुष वो बात किसी को नहीं बताते। ऐसा है या नहीं है? आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे, पर यह सच है, इसे मानना चाहिए। यह सच, ऐसा मुझे लगता है, मेरे व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है गलत हो, पर ऐसा है कि महिलाएं गंभीर कम होती हैं अपेक्षाकृत पुरुषों की। उसका भी रीजन है। महिलाएं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि महिलाएं भावुक बहुत होती हैं, उनके अंदर भावनाएं बहुत हावी होती हैं, उन पर फीलिंग्स बहुत हावी होती हैं। पुरुषों में ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा पुरुष को बहुत ज्यादा कष्ट हो फिर भी वो लोगों को बताता नहीं है, जैसे अपने अंदर रखता है। इसीलिए आपने देखा है पुरुषों के अंदर ज्यादा चीजें भरी होती हैं और वो किसी को बता नहीं पाते हैं। शायद यही वजह है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा सुसाइड करते हैं। यह आपने देखा होगा, उसका रीजन यही है। महिलाओं में क्या होता है, उनके अंदर एक अच्छी आदत यह होती है कि अगर उनको कोई दुख है, कष्ट है, तो वो किसी ना किसी को शेयर जरूर करती हैं, किसी ना किसी को बताती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, महिलाओं के फ्रेंड सर्किल में या उनके व्यवहार, उनके जो भी सामाजिक स्तर पर कोई ना कोई जरूर ऐसा होता है जिसको वो सब कुछ बताती हैं। पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। और खास कर क्योंकि महिलाओं के अंदर एक सबसे बड़ी कमजोरी है, भी भावुक बहुत है। जैसे महिलाओं की बात बताएं, किसी भी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो, लेकिन अगर वो उसके सामने जाए और उसको क्षमा याचना मांगे तो महिला तत्काल माफ कर देती है। ऐसा है। अगर आपको ऐसा नहीं है तो मोहम्मद गौरी वाली कहानी हमने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? इतिहास में आप पढ़िए,
है ना। इतिहास पढ़ के देखिए, मोहम्मद गौरी के मामले में देखिए आप, उनकी माताजी पृथ्वीराज चौहान की माताजी, हालांकि ऐसा पृथ्वीराज रासो में है, पर कितना कथानक कितना सत्य है ये तो खैर वो वहां के इतिहासकार उस समय के जानते होंगे, हम तो बहुत छोटे हैं। पर तो ये कहने का मतलब मेरा है, किसी व्यक्ति को खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर उसका सुंदर होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अगर आप कभी कहते हो सुंदर महिला और खूबसूरत महिला, तो गलत हो जाता है। महिला कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। अब कुछ लोग कह रहे हो गुरुजी आप डिस्प्यूट बना रहे हो फिजूल का, महिला कैसे खूबसूरत नहीं हो सकती? जैसे हमने लिखा सुंदर महिला, ठीक है, सुंदर महिला लिख दिया, फिर हमने लिखा खूबसूरत महिला। कुछ लोग कह रहे होंगे गुरुजी ये क्या बता रहे हैं? दरअसल वास्तविकता यही है। अगर आप हिंदी के हिसाब से देखोगे ना तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी कहती है आपने जिस भाषा का शब्द इस्तेमाल किया है उसी भाषा का विशेषण होना चाहिए। जैसे यहां आपने महिला शब्द हिंदी का प्रयोग किया है तो आपने सुंदर हिंदी का लगाया, ठीक है, हिंदी या संस्कृत जो भी है, और महिला शब्द यहां हिंदी का है पर आपने ये खूबसूरत किसका ले लिया? फारसी का ले लिया। तो इस स्थिति में गलत हो गया नहीं हो गया? इसीलिए अब क्या डिमांड है कि अगर आप ये खूबसूरत ऐसे ही रखना चाहते हो तो यहां से महिला बदलो और लिखो औरत। समझ आया? तो खूबसूरत कौन होती है? औरत। और सुंदर कौन होती है? महिला। जब हम आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। जैसे अमीर कभी व्यक्ति नहीं होता है, अमीर कौन होता है? आदमी, लेकिन धनी होता है व्यक्ति। समझे बात को? नहीं समझ पा रहे हो? जैसे अमीर हमने लिखा अमीर, तो अमीर जो है वो आदमी होगा, कौन होगा? आदमी। लेकिन जो धनी होगा, धनी, वो आदमी नहीं होगा, धीन लिख दिया। धनी जो है वो क्या होगा? धनी जो है वो हमेशा व्यक्ति होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी धनी आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि धनी हिंदी का है और अमीर अरबी का है। समझ आया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी। हालांकि हम अपने कॉन्सेप्ट में जहां पर हैं वो हमारा क्या है? हम पढ़ रहे हैं अमीर गरीब वफा वकील कानून खूबसूरत। हम लिख सकते हैं दर्द। क्या लिख सकते हैं? दर्द। लिख सकते हैं दवा। दवा को हिंदी में, संस्कृत में औषधि कहा जाता है, औषधि। याद रखेंगे, दवा जो शब्द है वो हमारे यहां का नहीं है, औषधि है, ठीक है। उसके अलावा लेकिन आप सोचो कि आप दवा नहीं बोलते हो, आप बोलते हो दवाइयां। तो दवाइयां आप बोलते हैं, दवा बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम पर विदेशी भाषाओं का बहुत बड़ा असर है। इस बात को समझिए। तो दवा हो गया। उसके बाद आगे हम बढ़े अगर, तो अगला हमारा आता है सजा, ठीक है। सजा को हम हिंदी में कहते हैं दंड। समझे? क्या होता है? दंड, सजा नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे मशीन, ठीक है, ये भी तो विदेशी का है। जैसे रसीद। अच्छा, रसीद शब्द जब कभी आएगा आपके सामने तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पता कैसे? आपको लगेगा रसीद जो है वो अरबी या फारसी का है, क्योंकि आप देखो मेरी बात समझो, अभी हम आपको मिक्स लिखवा रहे हैं, अरबी फारसी अंग्रेजी सब, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? विदेशी या विदेशज। लेकिन कल को एग्जामिनर कैसे पूछता है? अभी तो हम समझ रहे हैं ना विदेशी क्या होते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा अंग्रेजी का शब्द है। अब उसमें दिया होगा रसीद, तो रसीद आप देखकर नहीं जान पाओगे अंग्रेजी का है, पर वास्तविकता में रसीद अंग्रेजी का शब्द है, क्योंकि ये रिसीप्ट से बनता है, रिसीव्ड होता है जो रिसीव्ड, उसी से बनता है रसीद। और आपको हमने कल भी बताया था कि हमारे जो हम लोगों ने भाषा अडॉप्ट की है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा मकान, हम क्या बोलते हैं? मकान। पर आप समझो दरअसल फारसी भाषा में मकान नहीं है, वो मका है, मका। क्या है? मका है, मका। जैसे दुकान, दुकान सुना है? दुकान, पर हम लोग क्या बोलते हैं? दुकान। पर फारसी भाषा में अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? दुकान है। तो ये बात आपको समझनी है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत तो चेंज किया है उन शब्दों में, तो वो अपने हिसाब से। तो ये हमारा होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे हम कह सकते हैं अखरोट। अखरोट जानते हो किस भाषा का शब्द है? अखरोट किसका है बताओ? अखरोट किसका है? अखरोट एक भाषा है, पश्तो भाषा, पश्तो। अब आप कहोगे पश्तो भाषा कहां की है? दरअसल एक पख्तून क्षेत्र पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर। हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया है, वो पख्तून पड़ता है, क्षेत्र पख्तून। तो वहां पख्तून क्षेत्र में पश्तो भाषा बोली जाती है, वहीं का शब्द क्या है? अखरोट है। ऐसे ही हम कह सकते हैं चमचा, ठीक है, कैंची, ये सब कहां के हैं? बाहर के। गमला कहां का है? बाहर का है। रिक्शा,
रिक्शा। अच्छा, रिक्शा के अलावा हम कह सकते हैं तूफान। तूफान एक शब्द होता है। पटाखा, ये सब कहां के? सब बाहर के शब्द हैं। तो लिख लीजिए सारे शब्द कहां के हैं? विदेशी हैं। पर कहां कहां के हैं ये आपको आगे हम पूरा चार्ट बनवा के लिखवाएंगे। अभी सिर्फ आप समझो विदेशी या विदेशी शब्द। तूफान जो है वो चीन का है, हालांकि जापान का भी कहा जाता है पर चीन का। पटाखा भी चीन का शब्द है। रिक्शा जापान का शब्द है। गमला पुर्तगाली है। कैंची तुर्की है। आगे बात करेंगे इन सभी शब्दों पर जो भी है। लिख लो इनको चाहो फटाफट से। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो समझा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। चलिए देखिए, तो आगे तूफान पटाखा, तो ये हमारा हो जाएगा किसमें? विदेशी विदेशी शब्द में। ये सारे हमारे हैं, लेकिन किस किस भाषा में अलग से समझेंगे हम आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो भी साथ में लिखते रहे। अगर साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो बाद में वीडियो को बैक करके देख लेना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। आप इसको लिख जरूर लेना। हालांकि ये सब जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि इसको हम बाद में लिखवाएंगे भी, पर समझना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और उन 3 में से पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। देखिए, दरअसल हिंदी के जो शब्द होते हैं, पहले समझ लो ये कह क्या रहा है। वो कह ये रहा है कि जो हिंदी के, आप लोग लिख लीजिएगा, रचना के आधार, रचना या बनावट के आधार पर हिंदी के रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको लिख लेना है, ठीक है? आप लोग भी लिखेंगे जो ऑनलाइन वाले हैं। दरअसल ऑनलाइन वालों को बता दिया जाए कि ये दरअसल क्लास जो है ना वो ऑनलाइन और ऑफलाइन एक में है, तो आपको कोई ऐसा भेदभाव नहीं हो रहा है। आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा लगेगा। बस शर्त ये है कि आप कितने जिम्मेदार होकर पढ़ते हो। ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। खुद से ईमानदारी करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अब आपका फोन जब पढ़ रहे हो तब तक अचानक से कॉल आ जाती है, फिर आप कॉल पे लग जाते हो, और कॉल पे कुछ ऐसी बातें होने लगी जिसने आपको बहुत मूड अपसेट कर दिया, या तो इतना मिजाज अच्छा कर दिया कि आपने कहा बस छोड़ो अभी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो दोनों स्थितियां खराब है ना। इतना आनंदित हो गए आप बात से कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, इतना व्यथित हो गए बात से कि आपने पढ़ाई छोड़ दी। इसीलिए कहते हैं ना, बीच में रहना चाहिए, सेंटर में। बहुत ना अति उत्साहित ना अति हतोत्साहित। तो देखिए, हमने बोला रचना या बनावट। देखो, शब्द 3 ही प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट। मतलब इन 3 प्रकार से ही बनना होगा, रूढ़ से, यौगिक से और योग रूढ़। कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी अधरस से लिख रखा है क्या यौगिक और योग रूढ़? तो आगे हमने पिछले लिखवा रखा है ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। हम पहले पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। देखिए, ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द की सहायता से ना बने, मतलब वो अपने आप में अकेले हैं, उनमें कोई सहयोग नहीं है। जैसे ये मार्कर है, आप ध्यान से देखिएगा, ये मार्कर क्या किसी जॉइंट से बना है? बीच से नहीं बना है। अगर आप इसको तोड़ देंगे ना तो ये बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा, मान लो कि कोई ऐसी डिजाइन बनाई, आपने एक मार्कर इधर से लिया, एक मार्कर इधर से ले लिया और दोनों को चिपका दिया, और कोई एक डिजाइन वाले कोई यंत्र बना लिया। और आप सोचो, कल को अगर आप तोड़ेंगे भी ना तो तोड़ने पर ये मार्कर अलग अलग हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे नहीं? कल आपके ये मार्कर तो काम दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब मकान आप तोड़ते हैं तो मकान में से ईंट कई बार सुरक्षित निकल आती है ना, फिर वो आगे काम ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पर दरअसल रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी सहारे से नहीं बनते। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिखा है यहां सूर्य। अब सूर्य शब्द को अगर आपने तोड़ दिया ना तो तोड़ने पर यह अर्थ विहीन हो जाएगा, ये अपना अर्थ खो देगा, इसका अपना कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है कि ये कैसा है, ये रूढ़ शब्द है। मतलब वो हर शब्द अगर आपने उसको तोड़ने की कोशिश की तो वो अर्थ खो देगा अपना। तो ऐसे हर शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे सूर्य हो गया, तो लिखो पहले रूढ़ शब्द की एक छोटी परिभाषा लिखिए। वे शब्द जो अपने मूल रूप में हो,
वे शब्द जो अपने मूल रूप में हो, अर्थात वे शब्द जो अपने मूल रूप में हो, अर्थात किसी अन्य पद अथवा शब्द की सहायता से ना बने हो, अर्थात किसी अन्य पद अथवा शब्द की सहायता से ना बने हो, ना बने हो। ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिखते रहिए, ठीक है। देखिए, आप सब जितने भी छात्र मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन वाले, सब हमारे अदृश्य छात्र हैं, है ना। और अदृश्य आदमी बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आपने देखा था जो लक्ष्मण से जब लड़ रहा था मेघनाथ, तो मेघनाथ के पास एक कला थी, जानते हो कौन सी? वो बार बार गायब हो जाता था, तो कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर, इसीलिए वो खतरनाक और ज्यादा था। तो वैसे ही आप लोग भी खतरनाक हैं। तो ये जो आपके अंदर हुनर है ना अदृश्य वाला, इसका प्रयोग करिए, सदुपयोग, दुरुपयोग मत करना। क्योंकि दुरुपयोग करके तुम कुछ भी अपना चला रहे हो, फोन में घर बैठे हो। जैसे हमने देखा है, आपने शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, घर के अंदर चादर में पढ़ रहे हैं या कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, पढ़ थोड़ो रहे हैं, ये फोन पे क्या चल रहा है आप जानते हो। देखो, आप जानते हो, आप लोग भी तो जानते होंगे। ऐसा करते हो नहीं करते हो? है नहीं करते? हाँ, यहां तो सब शरीफ हो, हमको पता है। तो क्या लिखा है? तो रूढ़ शब्द की परिभाषा हो गई। तो जैसे सूर्य, एक बार फिर से बोले, वे शब्द जो अपने मूल रूप में है, अर्थात किसी अन्य पद अथवा शब्द से मिलकर नहीं बने हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे सूर्य, जैसे आग, जैसे घर, जैसे सभा, जैसे ब्रह्म, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, शिक्षा, जैसे जल, जैसे वायु, जैसे और क्या लिख सकते हैं, पुस्तक, वृक्ष, वृक्ष नहीं पेड़ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेड़, ठीक है, पशु, फल, पर्वत, ठीक है, नदी आदि। बहुत सारे शब्द होंगे, आपको बस समझना यह है कि ये जो शब्द हमने यहां लिखे हैं, ये शब्द दरअसल किसी अन्य पद के सहयोग से नहीं बने। आपका मन है नदी को तोड़ दो, नदी का मतलब ना, धन दी, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। पेड़ को तोड़ दो, पेड़ धनड़ा, इसका कोई मतलब है नहीं। अपना अर्थ खो बैठा ये। और ऐसी स्थिति जब जब बनेगी, तब तब आंसर हमारा क्या होगा? रूढ़ शब्द। यानी वे हर शब्द जिनमें जो अपने मूल रूप में है, किसी अन्य शब्द के योग से या सहयोग से नहीं बने हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से तो समझ में नहीं आया होगा, हमें भी पता है ये चीज, क्योंकि आप लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि गुरुजी आपने तो ये शब्द लिख दिए, पर क्या पता कितने शब्द हो, कितनी बड़ी संख्या में हो, समय रहते हम ना पहचान पाए। ऐसा बिल्कुल चल रहा होगा दिमाग में। तो ये आपके दिमाग में चलना बिल्कुल जायज है और सही भी है, पर ऐसा सही इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम और भी तो आगे पढ़ने वाले हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको रूढ़ नहीं समझ में आए, हालांकि हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है, फिर भी कोई शब्द ऐसा हो सकता है जो आप अनजाने गलत लगा जाए, तो आप रूढ़ नहीं समझ पाए। पर जो हम अगला वाला पढ़ने वाले हैं, नंबर 2 पे, कौन है? यौगिक शब्द। बिल्कुल, सभी सार्थक, रूढ़, यौगिक सब होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो सार्थक ही तो पढ़ रहे हैं। अभी जैसे इनका क्वेश्चन है, क्या सभी सार्थक शब्द रूढ़ होंगे? तो देखिए, सभी तत्सम शब्द भी सार्थक होंगे, सभी तद्भव भी सार्थक होंगे, सभी विदेशी भी सार्थक होंगे, सभी देशज भी सार्थक होंगे। उनके अर्थ हैं। भाई आप मुझे बताओ, तेंदुआ का अर्थ नहीं है? तेंदुआ अर्थात कोई पशु है या नहीं है? खिड़की अर्थात कोई हवा आने वाली जगह, जो दीवार से हवा आती रहे, मतलब तो यही है। हालांकि हवा के अलावा भी बहुत कुछ आता है, वो अलग बात है, पर आने वाली तो हवा वाली जगह है। नहीं आता? हवा के अलावा बहुत कुछ नहीं आता है? बहुत कुछ आता है? प्रकाश आता है। देखो, ऐसे तेजस्वी लोग बैठे हैं क्लास में, करे प्रकाश। हाँ बिल्कुल। जैसे आप खिड़की लगा लेते हो, फिर उसमें एग्जॉस्ट लगा सकते हो, आगे काम आता है। हवा आती ही नहीं, परंतु हवा जाती भी तो बाहर है ना। अब बाकी आप लोग ना सोचिए, दिमाग ना लगाइए। यौगिक शब्द देखिए। यौगिक शब्द में लिखो, वे शब्द जो 2
पदों के योग से मिलकर बनते हैं। वे शब्द जो दो पदों के योग से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो दो पदों के योग से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, अब तुम खुद बताओ कि विद्यालय का एक पद से बना है। भाई विद्या प्लस आलय, दो पद मिले हैं नहीं मिले, तब बना विद्यालय। जैसे पाठशाला, पाठशाला में कितने पद मिले? है तो पूरा शब्द ही पाठशाला, लेकिन पाठशाला में दो पद मिले हैं, पाठ और शाला, इसीलिए ये हमारा क्या है? यौगिक है। जैसे पंचवटी, पंचवटी हमारा क्या है? यौगिक है, पंचवटी। जैसे हमने आपको एक लिखवाया था पुष्प वर्षा, याद करो। जैसे लाल नेत्र, आजकल आप जानते हो आई फ्लू माहौल चल रहा है, तो ये तो आप लोग सब समझते हैं लाल नेत्र। हालांकि अरुण नयन बोलते तो ज्यादा अच्छा था, पर हम लिख गए। अच्छा, और हम लिख सकते हैं जैसे जैसे सभा भवन, सभा भवन, अब ये भी है यौगिक। जैसे और क्या लिख सकते हैं? गौशाला। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय यौगिक है कि नहीं है? क्या ऐसा कोई शब्द इनमें दिख रहा है जो अपने आप में रूढ़ हो? नहीं है। विद्या प्लस आलय, पाठ प्लस शाला, पंच प्लस वटी, पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह, पुष्प प्लस वर्षा, लाल प्लस नेत्र, सभा प्लस भवन, गौ प्लस शाला, ठीक है, पुस्तक प्लस आलय, है ना। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। जैसे प्रत्यक्ष, जैसे नवरात्र, जैसे किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब किशोर अवस्था, ऐसी अवस्था जो कैसी है? किशोर की अवस्था, है ना। किशोर आप लोग पढ़ते होंगे आगे, किशोरावस्था वगैरह एक होता है, किशोर युवा सब होते हैं, बाल्यावस्था भी होती है। तो ये सबके सब शब्द हमारे किस में जाएंगे? यौगिक में जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये यौगिक में जा रहे हैं? क्योंकि ये भिन्न है इनसे। अगर आप इनको देखें, सूर्य, आग, घर, सभा, ब्रह्म, शिक्षा, जल, वायु, पुस्तक, सड़क, वृक्ष, ठीक है, पेड़, पशु, फल, इनमें सब में एक शब्द है। और हम आगे जो बात कर रहे हैं उनमें सब में एक से अधिक पद मिले हैं, आपस में जुड़े हैं, उनसे बना है। तो ये कैसा है? यौगिक शब्द है। इसके बाद नंबर 3 लिखो। तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। देखिए, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, गुरुजी यौगिक शब्द तक तो बात ठीक थी, पर योग रूढ़ शब्द क्या होता है ना। तो योग रूढ़ शब्द पढ़ने से पहले आप कुछ समझिए। जैसे हमने लिखा विद्यालय, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा? विद्यालय को अगर हम तोड़े तो कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं? विद्या प्लस आलय। अगर हम इसका अर्थ समझे तो इसका मतलब क्या हुआ? विद्या के लिए आलय या विद्या का आलय बिल्कुल हो सकता है, आलय, है ना। आलय माने घर, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, फिर हमने लिखा मान लो पंचवटी, पंचवटी ना लिख के हम लिख रहे हैं, जैसे क्या लिख दें? अभी शब्द लिखे थे हमने यहां, उन्हीं शब्दों को लेते, समझ में आया आपको। जैसे जैसे हमने लिखा, जैसे लिखा पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा का मतलब हुआ पुष्प प्लस वर्षा, समझिए सिर्फ ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पुष्पों की वर्षा, यही तो हुआ। क्या इसके अलावा कोई अर्थ बन रहा है? अब सुनना, एक जादुई शब्द लिख रहे हैं हम यहां। हमने लिखा दिनकर, और दिनकर लिखकर इसको 2 टुकड़ों में काटा, दिन प्लस कर। इसका मतलब हुआ दिन को करने वाला। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिन को करने वाला। जैसे ही हमने ये कहानी की, अब तक तो हमें बिल्कुल यौगिक जैसा इन दो में लग रहा था वैसा ही इसमें लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहां बोले ये बात, दिन को करने वाला, तुरंत हमको समझ आया, अरे ये तो किसी अर्थ में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दिन को करने वाला अर्थात कोई आ रहा है, और अर्थात कौन है? सूर्य। तुरंत इसका अर्थ क्या हो गया? सूर्य। क्या मुझे बताओ, विद्या के लिए आलय का कोई अर्थ होगा?
विद्या के लिए आलय का अर्थ भी क्या ही होगा, विद्यालय। पर क्या दिन को करने वाला दिनकर जो है उसका अर्थ क्या हो गया, सूर्य। ये एक नई घटना है जो योग रूढ़ शब्द में होती है। बात समझ आई। जैसे हमने लिखा पंकज, पंकज अगर बढ़े तो पंक प्लस जा, अगर हम जोड़े तो इसका मतलब क्या हुआ, पंक माने जानते हो क्या होता है, कीचड़। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला। जैसे ही हम ये बात बोले, जैसे इन दोनों के मिलने से ऐसा अर्थ बना, इन दोनों के मिलने से जैसे ही ये वाला अर्थ बना, तुरंत खटाक से हमारा क्या हुआ, एक नया अर्थ साबित हो गया। वो क्या हो गया, कमल। और जैसे ही हमने कमल कहा या सूर्य, तुरंत ये वाले शब्द हमारे दोनों क्या हो गए, योग रूढ़। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि योग रूढ़ क्या होता है। क्लियर है। यौगिक से कैसे अलग है योग रूढ़, ये समझना है। ठीक है। पर अच्छी बात आप जानते हो क्या है इसमें, इसमें भी कम से कम 2 पद होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और यौगिक में भी कम से कम कितने पद होंगे। और आपको क्या लगता नहीं कि हम देख नहीं पा रहे हैं 2 पदों को। देखो, दिख तो रहे दूर से 2 पद हैं, इतना तो देख ही लोगे। तो अगर आप 2 पद देखना पहचान गए तो क्या आप नहीं जान जाओगे कौन सा रूढ़ शब्द है, जान जाओगे नहीं जान जाओगे। हमें तो लगता है आराम से आप समझ जाएंगे कि भैया रूढ़ शब्द कौन सा होता है। तो देखिए योग रूढ़ शब्द में जैसे हमने लिखा दशानन, अब दशानन का मतलब 2 पद है। लिखो पहले इसकी परिभाषा, लिखो लिखो परिभाषा, लिखिए वे शब्द, लिखिए वे शब्द जो 2 पदों के योग से मिलकर बनते हैं, वे शब्द जो 2 पदों के योग से मिलकर बनते हैं, परंतु एक अन्य अर्थ भी धारण करते हैं, परंतु एक अन्य अर्थ भी धारण करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, पंचानन, जैसे कुसुम सर, जैसे अनंग, जैसे पंकज, जैसे जलज, जैसे वारिस, जैसे खगेश, जैसे और क्या हो सकता है खगेश के बाद, जैसे शाखा मृग, जैसे हलधर, जैसे चक्रधर आदि। देखिए मतलब अब आप समझ गए होंगे, अगर आप समझदार हैं तो, कि ये पर्यायवाची होंगे किसी ना किसी के, होंगे कि नहीं होंगे। और पर्यायवाची होने के साथ इनमें विशेषता ये होगी कि ये पर्यायवाची हैं। पर जैसे आप मुझे एक बात बताओ, हमने लिखा सूर्य, अब सूर्य का पर्यायवाची तो रवि भी होता है कि नहीं होता, और दिनेश भी होता कि नहीं होता, बताओ भाई। सूर्य का पर्यायवाची रवि भी है और दिनेश भी है, तो दोनों में अंतर क्या है। रवि जो है वो रूढ़ शब्द है, क्या है, रूढ़ शब्द है, और दिनेश जो है वो इन्हीं वाली कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि दिन प्लस ईश यानी दिन का राजा कौन है, सूर्य है, इसलिए ध्यान रखेंगे दिनेश इसी में आ जाएगा। तो ये हमारे हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द। हाँ कौन सा, चंद्रमा नहीं, आप लिख लो। जैसे चंद्रमा का हम लिख सकते हैं, जैसे शशधर, हम लिखना नहीं चाह रहे बहुत सारे पर्यायवाची, शशधर हो जाएगा, शशांक हो जाएगा, ठीक है, मृगधर हो जाएगा, ठीक है, और हम कह सकते हैं सुधांशु हो जाएगा। ये सब चंद्रमा के ही तो पर्यायवाची हैं, सुधांशु हो जाएगा, ये सब होंगे, ठीक है। सुधा धन अंशु, सुधा की किरण है ना, अमृत की, अमृत रूपी किरण जो देने वाला है वो कौन है, चंद्रमा, ठीक है। मृगधर, मृग जैसी आकृति को धारण करता है वो कौन है, चंद्रमा, ठीक है। शशांक, शशांक का मतलब जानते हो, शशका माने खरगोश, खरगोश जैसी आकृति धारण करता है वो कौन है, चंद्रमा, ठीक। लेकिन याद रखना हमने आपको बताया था कि शशधर और शशिधर इन दोनों में बड़ा ही अंतर है। शशधर का मतलब और शशिधर का मतलब समरूपी भिन्नार्थक में पूछा जाता है, शशधर और शशिधर। शशधर का मतलब हमने अभी बताया शशका, खरगोश की आकृति को धारण करने वाला कौन, चंद्रमा। लेकिन शशि माने खुद चंद्रमा होता है,
और अगर हम शशि कहें, शशि, शशि जो चंद्रमा का पर्यायवाची है, क्या बताओ ये कौन सा शब्द है इन तीन में से? यौगिक, योग रूढ़ या रूढ़? कौन सा है? रूढ़ है। बस यही तो पहचानना है, कितना आसान है। समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आगे की कहानी हम यहीं से शुरू करेंगे, अगले शब्दों से, जो अगला हमारा विकारी अविकारी है उन पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।